हेलो स्टूडेंट्स। आज बच्चों हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा 11th क्लास लेक्चर नंबर सेकंड यूनिट नंबर फर्स्ट। तो बच्चों हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं। बच्चों चैप्टर 1 के हिसाब से जो हमने स्टार्ट किया था, हमने फिजिक्स की डेफिनेशन देखी थी, फिर हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने फिजिकल क्वांटिटी के टाइप पढ़ी, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। और उसके बाद बच्चों हमने फंडामेंटल क्वांटिटी के टाइप पढ़े, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड मोल। फंडामेंटल क्वांटिटी की डेफिनेशन देखी बच्चों हमने। फंडामेंटल क्वांटिटी डेफिनेशन थी, फंडामेंटल क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटीज व्हिच आर मेजर्ड बाय फंडामेंटल यूनिट। जो फंडामेंटल यूनिट के द्वारा मेजरेबल हो उसको फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, और जो डिराइव्ड यूनिट के द्वारा मेजर की जाती है उसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। क्लियर पॉइंट बच्चों। फिर बच्चों हमने यूनिट के बारे में पढ़ा। यूनिट क्या होता है? इट इज स्टैंडर्ड व्हिच आर यूज्ड टू मेजर। देखिए बच्चों, यूनिट का क्या होता है? यूज होता है। यूनिट का यूज होता है क्या करने के लिए? क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। ये बच्चों हम पढ़ के आ चुके हैं हमारे लास्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने फंडामेंटल क्वांटिटी की 7 टाइप की थी। मास, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए बॉडी, लेंथ, सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स, टाइम, व्हाट आवर क्लॉक रीड्स, जो हमारी घड़ी पढ़ दे या बता दे वही क्या है? टाइम है। टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर। फिर हमने साथ साथ इनकी यूनिट की थी। लुमिनस इंटेंसिटी, लाइट एमिटिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया। ये बच्चों हम पढ़ के आजकल। लास्ट था बच्चों मोल। क्या था? मोल। हम जिस टॉपिक पे थे वो बच्चों क्या था? मोल था। एंड जो मोल की डेफिनेशन है वो क्या थी बच्चों? हम लास्ट टाइम लिखी थी, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस taken to be in atomic mass। जो 1 मोल होगा बच्चों को एटॉमिक मास की फॉर्म में ले जाएगा। इफ substance is atomic and 1 mole is the amount of substance taken to be in molecular mass। if substance is molecular, तो 1 मोल क्या है बच्चों? 1 मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टेकन टू बी एटॉमिक मास, यानी कि 1 मोल एटॉमिक मास के इक्वल, एंड 1 मोल इज इक्वल टू मोलिकुलर मास। 1 मोल बच्चों एटॉमिक मास के इक्वल एंड 1 मोल मोलिकुलर मास के इक्वल। अब ये कैसे पॉसिबल है? इस बात का मतलब क्या बनता है, ध्यान से समझिए। देखिए बच्चों, सोडियम, क्लोरीन। सोडियम क्या है? एक एटम है। एटम, हमने सोडियम का एक एटम ले लिया, क्लोरीन का क्या ले लिया? एटम। और एटम का क्या होगा बच्चों? एटॉमिक मास, और क्लोरीन का एटॉमिक मास। क्लियर पॉइंट बच्चों। एक मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चों? NaCl। NaCl क्या है बच्चों? एक मॉलिक्यूल है। क्या? एक मॉलिक्यूल। एंड मॉलिक्यूलर का क्या होगा बच्चों? मॉलिक्यूलर मास। क्या है बच्चों? मॉलिक्यूलर मास, NaCl। Na का जो एटॉमिक मास होता है बच्चों वो कितना होता है? 23 ग्राम। एंड क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 ग्राम। 35.5 ग्राम इज द मोलिकुलर मास, सॉरी एटॉमिक मास, क्लियर पॉइंट। तो जो 1 मोल है बच्चों वो किसके बराबर? 23 ग्राम के बराबर। 1 मोल 23 ग्राम के बराबर कब? जब हमें सब्सटेंस सिर्फ और सिर्फ सोडियम दे रखा है। आपको सब्सटेंस दे दिया भाई हमारे पास सिर्फ सोडियम है। क्या है? सिर्फ सोडियम है। उसका 1 मोल किसके बराबर होगा? उसके एटॉमिक मास के इक्वल। उसके एटॉमिक मास के इक्वल 1 मोल इन केस ऑफ सोडियम 23 ग्राम, एंड 1 मोल इज इक्वल टू 35.5 ग्राम इन केस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के केस में कितने ग्राम? उसके एटॉमिक मास के बराबर, एंड 1 मोल
सोडियम के केस में 23 ग्राम के बराबर। क्लियर पॉइंट, यानी कि दोनों के एटॉमिक मास के इक्वल, दोनों के एटॉमिक मास के इक्वल। इसी केस में बच्चों मोलिकुलर मास ऑफ NaCl कितना हो जाएगा 23 प्लस 30.55 58.5 ग्राम 58.5 ग्राम 58.5 ग्राम। क्लियर पॉइंट बच्चों। अब आगे, यानी कि जो 1 मोल है, 1 मोल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 58.5 ग्राम 58.5 ग्राम। क्लियर पॉइंट, यानी कि 1 मोल किसके बराबर, मोलिकुलर मास के बराबर। किसके बराबर, मोलिकुलर मास के बराबर। दोनों को कंबाइन कर दिया। मोलिक्यूल क्या था बच्चों, ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स नोन एज मोलिक्यूल। एंड मोलिक्यूल का मास, मोलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा, Na और Cl का मास को ऐड कर दीजिए, Na और Cl के मास को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 58.5 ग्राम। ये क्या हो जाएगा 1 मोल, ये भी किसके बराबर 1 मोल के। यानी कि 1 मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो 1 मोल है सब्सटेंस की वो अमाउंट है, टेकन टू बी एटॉमिक मास, टेकन टू बी एटॉमिक मास इफ सब्सटेंस इज एटॉमिक, इफ सब्सटेंस इज एटॉमिक, अगर सब्सटेंस एटम की फॉर्म में है। एंड 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टेकन टू बी मोलिकुलर मास इफ सब्सटेंस इज इन मोलिकुलर फॉर्म, अगर सब्सटेंस मोलिकुलर फॉर्म में है। क्लियर पॉइंट बच्चों। ये हमारा क्या हो गया 1 मोल की डेफिनेशन। क्या होगी बच्चों 1 मोल की डेफिनेशन। ये हमारी 1 मोल की डेफिनेशन हो चुकी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। 1 सेकेंड बच्चों, सिर्फ 1 सेकेंड ओनली। हाँ तो बच्चों जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक करने जा रहे हैं बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। क्या करने जा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। क्लियर पॉइंट बच्चों। अब यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए, यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए। नंबर 1, it should be well defined, it should be well defined, यानी कि अच्छी प्रकार से परिभाषित होनी चाहिए, इसको हम अच्छी प्रकार से डिफाइन कर सकें। अगर हम इसको डिफाइन ना कर सके, साफ सी बात है बच्चों उस यूनिट का कोई फायदा भी नहीं है, उस यूनिट का कोई फायदा भी नहीं है। इट शुड बी वेल डिफाइंड, हमें पता होना चाहिए कि 1 से 1 किलोग्राम कितना होता है, 1 मीटर कितना होता है, 1 सेकंड क्या होता है, ये हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, हमको मालूम होना चाहिए। दूसरा, इट शुड not change with place to place, place to place, place to place का मतलब ये बच्चों स्थान के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए बच्चों सपोज करो हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमारा रोहतक है, रोहतक के अंदर तो हम 1 मीटर को भाई जैसे लेंथ है, कोई लेंथ है, हम उसको सेंटीमीटर और मीटर में मेजर करें, हमको पता चल रहा है कि भाई हिसार के अंदर लेंथ को किलोग्राम में मेजर किया जा रहा है। भाई पाकिस्तान के अंदर कोई और यूनिट बना रखा हो, उसका कोई सेकंड आवर से लेके चले हुए, कोई और नया तरीका, कोई और नया यूनिट बना के लगे हुए हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं हो सकता, जो यूनिट होगा बच्चों वो प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होना चाहिए, वो सेम रहना चाहिए। अगर रोहतक में ही है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में अगर आप कहीं पे भी जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में और मास को किलोग्राम में ही मेजर करते मिलेंगे, मेजर करते मिलेंगे। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। It should not change with time, समय के अनुसार भी चेंज नहीं होना चाहिए। सपोज करो बच्चों अगर हम 2 घंटे पहले लेंथ को किलोग्राम में मेजर कर रहे हो, अब मीटर में कर रहे हैं, और 2 घंटे के बाद सेकंड्स आवर में कर रहे हैं, तो ये भी तो गलत है, ये भी ठीक नहीं है। समय के अनुसार जो यूनिट होगा वो चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर पॉइंट, समय के अनुसार यूनिट चेंज नहीं होना चाहिए। जो 2 घंटे पहले है, बाद में और आगे तक भी वो सेम रहता है, वो सेम रहता है। क्लियर पॉइंट बच्चों। नेक्स्ट है इट शुड बी एक्सेसिबल, इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल, इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल, दोबारा भी इसको प्रोड्यूस किया जा सके। और सपोज करो बच्चों 1 मीटर का जो हमारा वो फीता होता है, लेंथ होती है, अगर वो पूरी धरती से गुम जाए, अगर पूरी ही धरती से, रोहतक से नहीं, हमारे गांव से नहीं, आपके गांव से नहीं, आपकी जगह से नहीं, आप जहां रहते हैं वहां से नहीं, पूरी धरती से ही अगर वो 1 मीटर का जो इंची टेप होता है, अगर आपने देखा हो अच्छे से, घर में अक्सर लेडीज के पास मिलता है,
क्लियर? 1 मीटर का जो स्केल है जो भी हो, अगर वो पूरी धरती से कम हो जाए, अब उसको दोबारा बनाएं तो बनाएं कैसे? तो बच्चों लाइट की वेवलेंथ का यूज करके, लाइट की वेवलेंथ का यूज करके हम उसे दोबारा बना सकते हैं। फ्रांस के पास एक पेरिस नाम की जगह है, फ्रांस के पास एक पेरिस नाम की जगह है, जहां पे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, जहां पे ये सारे के सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह वहां पे रखा गया, उनको एक मेजरमेंट के तौर पे, एक कलेक्शन के तौर पे वहां पे जमा किया गया। अगर वहां से भी गुम हो जाए बच्चों, वहां से भी अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए, तो याद रखिए बच्चों उसको दोबारा बनाया जा सकता है। हर चीज की रिप्रोड्यूसिबल की होनी चाहिए। पांचवा, इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब होता है आसानी से मिल भी जाए। अगर हमारे स्केल है बच्चों, अगर वो गुम हो जाए, ऐसा थोड़ी ना कि हमको हिसार जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, हमको क्या है हर शॉप पे मिल भी जाना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले की शॉप पे भी हमको आसानी से मिल जाए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों जो हमारी यूनिट की काम आती है। और भी है, अगर आप इस बुक में से पढ़ेंगे तो आपको और भी समझ में आएगा। समय के अनुसार चेंज नहीं होना चाहिए, जगह के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर पॉइंट? ये बहुत सारी इसकी ऐसी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लियर पॉइंट बच्चों? अब क्या आ गया बच्चों? सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या आ गया? सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट का सिस्टम 3 टाइप का बच्चों, FPS, CGS एंड MKS एंड MKS एंड MKS, ये 3 टाइप का सिस्टम है। F4 क्या होता है बच्चों? फुट। P4 पाउंड, S4 सेकंड, C4 सेंटीमीटर, G4 ग्राम, S4 सेकंड, M4 मीटर, K4 किलोग्राम एंड S4 सेकंड, S4 सेकंड। देखिए बच्चों, पुराने जमाने में क्या होता था, एक राज्य होता था, उसके फुट को हम मेजरमेंट कर लेते थे। जैसे भाई उसका फुट मेजर कर दिया, उसके हिसाब से लेंथ मेजर की जाएगी, उसके हिसाब से लेंथ मेजर की जाएगी। अब बच्चों क्या होता है, सपोज करो अगर राजा की डेथ हो जाए, ऐसा हो भी जाता है भाई। अब कोई बिल्कुल अमरत्व का वरदान कोई नहीं लिखवा गया है, कभी ना कभी तो किसी ना किसी की डेथ होती है, जो कि जीवन कड़वा सत्य भी है। तो बच्चों उस राजा का अगर फुट मेजर कर रखा था, उसी हिसाब से लेंथ मेजर होनी है। सपोज करो वो राजा लंबा था, अगली बार जो राजा बना उसकी हाइट थोड़ी सी कम आ गया, बहुत कम आ गई, ठिकना आ गया, गट्ठा कह देते हैं जिसको। तो सोच के देखो बच्चों, साफ सी बात ये है, प्रॉब्लम आ गई, यानी कि उसका पैर छोटा हुआ, यानी कि लेंथ छोटी हो जाएगी, और उस हिसाब से किसी को टोटा, यानी किसी को फायदा, किसी को नुकसान हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इस सिस्टम को यूज छोड़ दिया गया, काट दिया गया, क्रॉस कर दिया गया। फिर एक नया सिस्टम बनाया गया, जो लेंथ थी उसको स्मॉल सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में फिक्स कर दिया गया। लेकिन बच्चों क्या है, जो आजकल हम यूज करते हैं वो करते हैं MKS। क्या करते हैं? MKS। ये एक एडवांस सिस्टम बनाया गया, ये CGS से कुछ एडवांस सिस्टम बनाया गया, MKS सिस्टम। लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में और मास को किलोग्राम में, MKS सिस्टम। क्लियर है बच्चों? ये हमारा क्या बच्चों, यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर पॉइंट? देखिए बच्चों, आजकल जो हम यूज करते हैं वो करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट में MKS, यानी कि SI सिस्टम यूज करते हैं। लेकिन CGS का जो यूज है हमने आज तक नहीं छोड़ा है, साथ साथ इसका भी यूज चल रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि जैसे हम बोल रहे हैं FPS को हमने छोड़ दिया, लेकिन CGS हमारे साथ साथ चल रहा है। लेकिन बहुत बार अगर आपने देखा हो, P4 पाउंड, यानी जितने भी रेसलिंग होती है उनके अंदर पाउंड आज भी यूज होता है, पाउंड का यूज आज भी होता है। देखिए हमने FPS छोड़ा, CGS को कूद के CGS भी छोड़ा और हमने MKS को यूज करना सोचा। तो उसमें क्या क्या एडवांस बातें हैं, यानी कि एडवांटेजेस ऑफ MKS सिस्टम, एडवांटेजेस ऑफ MKS सिस्टम, MKS सिस्टम की एडवांटेजेस, MKS सिस्टम की एडवांटेजेस। क्लियर पॉइंट? सबसे पहले बच्चों, इट इज रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इट इज rational system of unit, that is it provides a particular unit to a particular physical quantity,
एडवांटेजेस ऑफ एमकेएस, एडवांटेज का मतलब क्या होगा यहाँ पे एडवांस, एमकेएस में क्या क्या एडवांस था ऐसा जिसका यूज हमने करने के लिए सोचा। इट्स अ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जैसे हम एमकेएस को ऐसे ही बोलते हैं ऐसे इसको रैशनल सिस्टम में क्या बोल सकते हैं रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज मतलब इट प्रोवाइड देता है एक पर्टिकुलर यूनिट टू ए पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी, एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के लिए। जैसे बच्चों मास के लिए क्या है किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, टाइम के लिए सेकंड, क्लियर पॉइंट बच्चों, मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड, ये सब कुछ क्या बच्चों फिक्स है, क्या ये फिक्स है, यानी फिक्स फिजिकल क्वांटिटी को फिक्स यूनिट देता है एमकेएस, क्या देता है बच्चों एमकेएस। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, इट इज एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट, एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है बच्चों निश्चित, फिक्स, ना तो उसमें कुछ घटाने की जरूरत और ना ही उसके अंदर कुछ बढ़ाने की जरूरत। जैसे g = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एक g की वैल्यू आती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9th क्लास में हम इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में इस टॉपिक को हम पढ़ चुके हैं। g = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर पॉइंट बच्चों। अब इसके अंदर क्या है जो मीटर भी आया हुआ और सेकंड भी आया, यानी कि एमकेएस की यानी कि लेंथ मीटर में और टाइम सेकंड में, यानी कि जो ये यूनिट है वो एमकेएस में है और जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है वो एमकेएस की वजह से ही है, यानी कि एमकेएस सिस्टम के हिसाब से, एमकेएस सिस्टम के हिसाब से जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर पॉइंट, ओके। तो इस सिस्टम के अंदर इसका मतलब क्या है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, एब्सोल्यूट का मतलब ये है बच्चों निश्चित है, फिक्स है, ना तो इसके अंदर कुछ वैल्यू हमको बढ़ाने की जरूरत ना ही घटाने की जरूरत, जो वैल्यू एम के सिस्टम ने दे दी वो फिक्स रहेगी, ना चेंज हो सकती है, ना घट सकती है, ना बढ़ सकती है, वो फिक्स रहेगी, बिल्कुल एक्यूरेट। थर्ड, इट इज मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट, मीट्रिक का मतलब क्या होता है बच्चों, दैट इज ऑल द मल्टीप्लायर ऑफ यूनिट can be represented in terms of power of 10, power of 10, power of 10 बच्चों। मीट्रिक सिस्टम का मतलब क्या होता है, मीट्रिक सिस्टम का मतलब क्या बच्चों, ऑल द मल्टीप्लायर ऑफ यूनिट, जितने भी यूनिट के मल्टीप्लायर होंगे कैन बी रिप्रेजेंट, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10, पावर 10 की पावर में। सपोज करो बच्चों जैसे 5000 किलोग्राम है, यानी कि 5000 किलोग्राम, तो ये होगी बच्चों यूनिट का मल्टीप्लायर, ये हो गया। तो एमकेएस क्या बोलता है, एमकेएस बोलता है इसको 5000 किलोग्राम ना लिख के, 5000 किलोग्राम ना लिख के इसको 10 की पावर यानी कि 5 × 10 की पावर 3 किलोग्राम लिखा जाए, 5 × 10 की पावर 3 किलोग्राम लिखा जाए, क्लियर है बच्चों। एडवांटेज ऑफ एमकेएस सिस्टम, एडवांटेज ऑफ एमकेएस सिस्टम। फोर्थ पॉइंट है बच्चों कोहेरेंट सिस्टम, कैसा बच्चों ये कोहेरेंट सिस्टम भी है, इट इज कोहेरेंट सिस्टम। फोर्थ पॉइंट, इट इज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, देखिए हमारे पास एक सिंगल सेट है एमएलटी, मास लेंथ टाइम का, हमारे पास एक सिंगल सेट है एमएलटी, इसी सेट को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, इसी सेट को हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके डिराइव्ड क्वांटिटी की डिराइव्ड यूनिट पता करते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी की डिराइव्ड यूनिट पता करते हैं, क्लियर पॉइंट बच्चों। जैसे देखिए बच्चों, जैसे स्पीड है, स्पीड कैसी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ, डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस एक लेंथ, टाइम की, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, क्लियर पॉइंट बच्चों, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। यानी कि कोहेरेंट सिस्टम का मतलब क्या है बच्चों, हम क्या कर सकते हैं, एम के सिस्टम के अंदर का एक सेट है एमएलटी का, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, मल्टीप्लाई और
डिवाइड करके हम डिराइव्ड क्वांटिटी की जो डिराइव्ड यूनिट है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, उसको दर्शा सकते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम पांचवा, इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम। इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड का मतलब क्या है बच्चों? इंटरनेशनली यानी कि पूरे के पूरे विश्व में ये मान्य है। ऐसा नहीं है कि एमकेएस सिर्फ भारत में है, लंदन में है, कहीं एक देश के अंदर है, ये पूरे पूरे संसार के अंदर है। इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम। इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। It is closely related to CGS system. CGS system. It is closely related to CGS system. देखिए पूरे पूरे विश्व में मान्य है। और लास्ट बात कि ये क्लोजली रिलेटेड है सीजीएस के। यानी कि बच्चों मैंने आपको एक बात बोली थी कि भले ही हम एमकेएस यूज कर रहे हैं, एडवांस है एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस से क्या है एडवांस रखता है, एडवांटेजेस उसी के पढ़ रहे हैं। यानी जो एमकेएस है भले ही उसका यूज करें लेकिन हम क्लोजली रिलेटेड है किसके? सीजीएस के। ऐसा नहीं है कि हम सीजीएस को यूज करना छोड़ चुके हैं, हम सीजीएस को भी यूज करते हैं। जैसे 5 किलोग्राम 250 ग्राम यानी कि 5 किलोग्राम और 250 ग्राम बोलते हैं आम लैंग्वेज के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं। यानी कि जैसे भाई 5 मिनट 5 सेकेंड, हमें मिनट भी 5 मिनट सेकेंड में आ गया। हम लेते हैं लेंथ को, क्लियर पॉइंट बच्चों? 5 मीटर 50 सेंटीमीटर, 5 मीटर 50 सेंटीमीटर, यानी कि हम मीटर को भी यूज कर रहे हैं और सेंटीमीटर को भी। यानी कि हमने सेंटीमीटर यानी कि सीजीएस को हमने यूज करना नहीं छोड़ा। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट है बच्चों, हमने एडवांटेजेस ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ी है। देखिए बच्चों कुछ एक सप्लीमेंट्री यूनिट भी होती है। क्या होती है? सप्लीमेंट्री यूनिट भी होती है। जैसे रेडियन एक सप्लीमेंट्री यूनिट है, यानी कि जो एंगल्स को मेजर करने के लिए होती है। रेडियन कैसी है बच्चों? सपोज कीजिए सर्कल है, सर्कल के ऊपर ही क्या सपोज कर लेंगे? आर्क कट कर ली, ये इसका सेंटर, ये एंगल थीटा, ये ओ, ये एल, ये ए, ये बी, ये क्या होगा बच्चों? आर, एल इक्वल टू आर, एल इक्वल टू आर। क्लियर पॉइंट बच्चों? अब 1 रेडियन की जो डेफिनेशन है बच्चों वो क्या बनेगी? 1 रेडियन is the angle, 1 radian is the angle made at a center of circle by an arc having length is equal to the radius of circle. 1 रेडियन इज एंगल, 1 रेडियन वो एंगल होगा, यानी जो थीटा है वो क्या होगा बच्चों? 1 रेडियन। थीटा क्या होगा बच्चों? 1 रेडियन। 1 रेडियन इज एंगल मेड एट सेंटर सर्कल, यानी जो सर्कल के जो सेंटर पे थीटा बना वो 1 रेडियन होगा। कब होगा बच्चों? बाय एन आर्क। और उसे कौन बनाएगा? एक आर्क बनाएगी। आर्क कौन सी है? एबी। एबी क्या है? एक आर्क। एबी क्या बच्चों? एक आर्क। उसकी लेंथ कितनी है? एल। उस आर्क की लेंथ कितनी है? एल। हैविंग आर्क हैविंग लेंथ एल इज इक्वल टू, जो एल होगी वो किसके बराबर होगी बच्चों? रेडियस ऑफ सर्कल के। एक कंडीशन है कि अगर आर्क की लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर है, आर्क की लेंथ, देखिए सर्कल के ऊपर हमने एक आर्क कट की है, उस आर्क को हमने सेंटर से मिलाया है, सेंटर से मिलाया है। तो कंडीशन क्या है? अगर उस आर्क की लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर है तो जो आर्क काटी गई है, इंटरसेक्ट की गई है, उसको अगर सेंटर से मिलाएंगे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन कहलाएगा। अगर ये आर्क रेडियस के इक्वल नहीं होती तो ये 1 सेंटर पे 1 रेडियन का एंगल नहीं मीट करेगी, नहीं बनेगी। क्लियर पॉइंट बच्चों? क्लियर पॉइंट? देखिए थीटा इक्वल टू 1 रेडियन, ये 1 रेडियन कब होगा?
एक आर्क हमने क्या कर रखी है, सर्कल पे कट कर रखी है, अगर इसकी लेंथ रेडियस के बराबर है तो जो आर्क है, ये जो आर्क है, जो सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो थीटा बनाएगी, उसको क्या बोलेंगे 1 रेडियन, इस कंडीशन के हिसाब से। यानी कि लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, अगर है तो थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन होगा। क्लियर पॉइंट बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों स्टीरेडियन। नेक्स्ट क्या है, स्टीरेडियन। One steradian is the angle made at the center of sphere by an arc having area is equal to the square of radius of sphere। देखिए बच्चों, अब की बार क्या हमारे पास एक स्फीयर है। क्या है, स्फीयर। जैसे गेंद होती है, जैसे रबर की गेंद होगी, तरबूज हो गया। क्लियर पॉइंट, सारे क्या बच्चों स्फीयर हैं। समझा क्या बच्चों, उसके ऊपर एक आर्क कट की ऐसे, फिर से वही, देखिए आपने कभी देखा होगा जो तरबूज काटने वाला होता है वो कभी भी तरबूज काटेगा, वो जब भी तरबूज काटता था बच्चों, उसका कुछ एक स्टाइल होता है तरबूज काटने का। क्या करता है वो 1 2 and 3, 1 2 and 3, और वो निकाल लेता है, एक ट्रायंगल सी काटता है। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रायंगल काटी है। क्लियर पॉइंट। और जो तरबूज से निकल के आएगा, रेड कलर का जो पीस निकल के आएगा, सबसे बड़ा बच्चों उसका कुछ ना कुछ तो एरिया होगा, कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो 1 स्टेरेडियन इज एंगल, 1 स्टेरेडियन वो एंगल है, थीटा इज इक्वल टू 1 स्टेरेडियन मेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, जो कि स्फीयर के सेंटर पर बनता है। यानी कि ये स्फीयर हो गया, स्फीयर के सेंटर पे थीटा क्या होगा बच्चों 1 स्टेरेडियन। कब होगा बच्चों, बाय एन आर्क। इसको भी कौन बनाएगा, एक आर्क। लेकिन उस आर्क ने जो एरिया बनाया, एरिया ए इज इक्वल टू द, वो बराबर होना चाहिए स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर क्या होगा बच्चों, एरिया। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो जो थीटा एंगल बनेगा स्फीयर के सेंटर पे, वो 1 कितना होगा बच्चों, 1 स्टेरेडियन। कितना होगा, 1 स्टेरेडियन। देखिए बच्चों, इसका अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ध्यान से सुन लीजिए। जो 1 रेडियन होता है वो सर्कल के सेंटर में बनता है, और 1 स्टेरेडियन स्फीयर के सेंटर में बनता है। जो रेडियन होता है उसके लिए कंडीशन क्या होती है, सर्कल की जो के ऊपर जो आर्क कट की है, एल लेंथ की, वो रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर होनी चाहिए। और इसके लिए जो कंडीशन क्या होती है बच्चों, जो स्फीयर के अंदर आर्क ने जो कट किया है, भाई आपने आर्क कट की और स्फीयर के सेंटर से मिलाया, तो साफ सी बात है बच्चों, कुछ ना कुछ एरिया बनेगा। वो एरिया स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर। क्लियर पॉइंट बच्चों। तो थीटा होगा, कितना होगा बच्चों, 1 स्टेरेडियन। कितना होगा, 1 स्टेरेडियन। क्लियर पॉइंट बच्चों, क्लियर पॉइंट। ये था बच्चों हमारा क्या, 1 स्टेरेडियन। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या चलेगा बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों डायमेंशंस। क्या स्टार्ट करेंगे, डायमेंशंस। क्लियर पॉइंट। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।